लेकिन तेजस्वी के यहाँ 5 दिन कैंप करने के बाद से पूरा का पूरा समीकरण ही तेजस्वी ने बदल डाला। एस मैं ललित यादव को दूंगा, मैं एस ललित यादव को दूंगा। अगर हार जीत दरभंगा में होगी भी तो बहुत कम मार्जिन रहेगी। जो बीजेपी का गढ़ था वहाँ बीजेपी को वोटिंग हुई है, लेकिन एग्रेसिव वोटिंग नहीं हुई है। किसी नेता को मैंने उस ढंग से नहीं देखा कि बहुत एग्रेसिव होकर वोट पोल करवा रहे हैं। देखिए, राकेश नायक की भूमिका तो मानना पड़ेगा। शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ी सहनी वोट जो है अच्छा खासा आरजेडी के पक्ष में गया। आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव में। मैं हूं फैज़ान और आप जान ही रहे हैं कि दरभंगा में लोकसभा चुनाव की घड़ी अब बंद हो चुकी है, मतदान का समय ख़त्म हो चुका है और अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि दरभंगा टावर पर जो घड़ी है वो चल रही है। मतदाता जो है अपना फैसला बक्से में कैद कर चुके हैं। जनता ने अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया है, इसका आकलन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, एबीपी बिहार के पत्रकार सुभाष शर्मा जी। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने व्यूअर्स हैं सबको मेरा आदाब, सलाम, प्रणाम। और बहुत बहुत ही सारे व्यूअर्स को जो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कृपया कर दें। दिन भर की थकान थी, अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले देखिए, जो फिज़ा का रंग था इस बार, मैं दरभंगा के चुनाव की बात करूंगा, तो जिस तरह से थकान अभी है, कॉफ़ी पीने के बाद थकान उतरेगी, उसी तरह से आज का चुनाव भी रहा। बहुत कुछ मैसेज संदेश दे गया आज का दरभंगा का चुनाव। आपको याद होगा 4 तारीख को यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और एक जनसभा, विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। उस दिन आगाज कुछ और था और मोदी जी का चेहरा एक ब्रांड नेम बन चुका है। लोगों में चर्चाएं थी, मोदी जी के आने का फर्क पड़ा था, लेकिन दाद देनी पड़ेगी तेजस्वी यादव जी की, जिन्होंने तत्काल निर्णय लिया और उन्होंने 5 दिन के लिए वो कैंप कर गए दरभंगा में। तेजस्वी यादव के कैंप करने से सबसे बड़ा फायदा मिला राजद को। मिथिलांचल में आपको याद होगा उपचुनाव हुए थे कुछ स्थान का, उसमें करारी हार का सामना करना पड़ा था राजद को। उस वक्त भी तेजस्वी यादव दरभंगा आए थे, कैंप किए थे और जायका होटल में ठहरे थे, लेकिन तेजस्वी यादव फिजा को भांप नहीं पाए थे। एक बिखराव हो गया था फातमी साहब के जाने से, सिद्दीकी साहब के चुनाव में हार जाने से। तो जो बड़े लीडरान थे बिहार के, खास करके कद्दावार जिनको कहा जाता था, एक बिहार के मुसलमानों को जो दिशा दशा दिखलाते थे, 2 कद्दावार नेता, अली असरफ फातमी और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। समय के चक्कर के हिसाब से आरजेडी में जो वो एक गैप और जो वैकेंसी हो गई एक लीडर की, तेजस्वी यादव ने उसी समय इस चीज़ को शायद भांप लिया था। उसी का नतीजा था कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में अलग अलग दिन जाके दौरा किया पटना के थ्रू, लेकिन दरभंगा में रह करके उन्होंने इस इलाके का पूरा दौरा किया। रात्रि विश्राम उन्होंने यहीं पे शिव गार्डन में उन्होंने किया। उसका सबसे बड़ा फायदा आरजेडी को ये मिला कि जो बड़े लीडर आपस में जो छोड़ दिए थे, जो गैप था, तेजस्वी यादव ने यंग लड़कों पे विश्वास किया। जो यंग मतदाता हैं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, यंग लड़के हैं, उनको बागडोर सौंप दी। और बड़े आश्चर्य के साथ मैं कहूँगा, आज मैंने जो कवरेज की और जाके देखा तो एक नज़र आया कि जवानों की ताकत क्या होती है। मतलब आपने क्या भापा, जवान किस तरफ थे? कहा जाता है कि जिस ओर जवानी होती है उस ओर जमाना चलता है, तो यहाँ दरभंगा के नौजवान किस ओर चले? देखिए, सवाल बहुत जटिल है, जवाब इसका देना इसलिए मुश्किल है। कोई भी पंडित, राजनीतिक पंडित हो या कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी का चेहरा जो ब्रांड नेम बन चुका है, जितना बड़ा चेहरा हो गया, अब बीजेपी का नाम नहीं है, अब मोदी जी का फ्रेम होता है। कैंडिडेट को लोग नहीं जान रहे हैं, मोदी जी को जान रहे हैं। अगर वो हालात हैं
राम मंदिर अगर मुद्दा हावी है, 370 की अगर बात है, तो जिस तरह से मतदान हुआ है, कभी भी लगा नहीं कि बूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा रस है। किसी भी बूथ पे बहुत स्मूथली मतदान चला है। 56.6% मतदान हुआ है हमारे दरभंगा शहर में। उस स्थिति में मेरे से अगर पूछिए तो मैं जीत मोदी जी को दूंगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस पूछे या मेरा जो अपना खुद का जो नज़रिया है देखने का, जो मेरा 23 साल से पत्रकारिता का अनुभव है, मैं 100 में से 100 वोट दूंगा ललित यादव को। कार्यकर्ता आरजेडी के मुझे हर जगह, शहर हो या जहां से भी मुझे सूचना मिली, बाहर से, ग्रामीण इलाकों से, सुदूर देहात के इलाकों से, राजद के कार्यकर्ता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, गोलबंद नजर आए, एकजुट नजर आए। वहीं बीजेपी में फूट नजर आई। अगर आप बात करें दरभंगा शहर की, तो वो एग्रेसिवनेस नहीं था जो पूर्व में आरजेडी के वैश्य समाज से आते हैं, आरजेडी से जो यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, अब वो बीजेपी में चले गए। एक फॉर्मल लग रहा था कि उनको एक जगह जाकर दिखा देने कि मैं हूँ। हाँ, लेकिन आरजेडी के लोगों को देखा कि वो लोग बहुत ही एक्टिव थे और वो लोग हर बूथ पे हमें नजर आए। और मतदाताओं को घर से निकाल के लाना, बुजुर्गों को, वैसे वैसे लोगों को मैंने देखा जो चलने में असमर्थ थे और वहाँ पे उनको वोट डालने के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये एक लगा कि टीम भावना जिसको कहते हैं, वो टीम यूनिटी नजर आई। नहीं सर, अगर देखा जाए 2019 की तुलना की जाए तो लगभग 60% मतदान हुआ था। इस बार मतदान का फीसद कम हुआ है। तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर मतदान कम हो तो जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनके लिए खतरा है। तो ये खतरा किसके लिए? कहना आपका जायज है, क्योंकि जितना जोर शोर, जितना हल्ला हंगामा हो रहा था, उस हिसाब से तो टूट पड़ना चाहिए था। खासकर शहरी की बात, ग्रामीणों की बात, ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ मैं, शहरी की बात करता हूँ। जो बीजेपी के बूथ हैं, खासकर हमारे नगर विधायक संजय सराव जी गांधी चौक से आते हैं, बड़ा बाजार से आते हैं, और यहाँ पे वैश्य और बनियों का एक, लेकिन किसी बूथ पे भी ऐसी स्थिति नज़र नहीं आई जहाँ लगे कि यहाँ वोट कास्ट हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से। तो ये जो मतदाताओं में जो उत्साह की कमी थी वो किसके पक्ष में थी? मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी थी, वोटर में, या राजद के? नहीं, भाजपा के में नज़र आई है। और इसका दोष जहाँ भी हम लोगों ने देखा सुना, हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद महोदय से नाराज़गी नज़र आई कार्यकर्ताओं में। और कार्यकर्ताओं में नाराज़गी की बात तो छोड़िए आप, तेजस्वी यादव का दरभंगा में कैंप करना एक बहुत बड़ा मैसेज इसलिए दे गया कि मुकेश सहनी को जो उन्होंने जोड़ा था, मुकेश सहनी आते हैं गौड़ा बरहम से, मुकेश सहनी का भी तेजस्वी यादव के साथ दरभंगा कैंप करना इतना बड़ा फैक्टर साबित हो गया कि सहनी वोट आपको दरभंगा में, यहाँ पे कद्दावर नेता है हरी सहनी बीजेपी के, फिर आपको अभी मंत्री हैं जदयू में मदन सहनी जी, लेकिन मुझे लगता है कि सहनी वोट को बिखराव से रोक नहीं पाए। सहनी वोट जो है अच्छा खासा आरजेडी के पक्ष में गया है। पासवान वोट भी गया है आरजेडी के पक्ष में। सिद्दीकी साहब की बात करें तो सिद्दीकी साहब के समय में यादव वोट थोड़ा सा नाराज था आरजेडी से, और उस वक्त एक हवा भी चली थी, तो उस कारण से 30 से 40% वोट यादवों के बिखर गए थे। लेकिन मुझे जो मेरा खुद का एनालिसिस आकलन है, इस बार वो वोट जो है बिखर नहीं पाया। बिखराव तो हर वोट बैंक में होता है। मुसलमानों ने भी मोदी को वोट दिया होगा, ऐसी बात नहीं है महिलाओं ने नहीं दिया होगा। नहीं, आपने नाराजगी की बात की यादव मतदाता की, तो इस बार कहा जा रहा था कि ललित यादव से भी लोग, मुसलमान तबका जो है वो नाराज है। कई इस बात बार बार इस बात को प्रचारित किया जा रहा था। तो क्या रुझान देखने को मिला मुस्लिम बूथों पर? क्या हाल था आपके मुस्लिम? देखिए, बूथों की बात मैं नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा पूर्व की बात करूँगा आपसे, दरभंगा की राजनीति में। अगर मुझसे बेबाक ढंग से आप पूछते हैं तो दरभंगा की राजनीति में जब कीर्ति आजाद यहाँ पे सांसद हुआ करते थे, मैं उस ज़माने में आपको ले जाना चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं ललित यादव और उस समय
के अली अशरफ फातमी, दोनों के बीच भीतरी अदावत थी। और ललित यादव खुल के तो नहीं, लेकिन ललित यादव ने कीर्ति झा आजाद को मदद की थी। उसका कहीं ना कहीं आक्रोश फातमी साहब को था। और फातमी साहब का आज भी एक अच्छा वोट बैंक है दरभंगा में, मिथिलांचल में, खासकर दरभंगा में। वो एक कद्दावर नेता में माने जाते हैं। तो मैं नहीं बता रहा, इशारे में आपको बता रहा हूँ। कुछ था कि तेजस्वी यादव जी के पास जब हम लोग गए, तो मुझे जब भी मैं गया वहाँ बड़े चेहरे मुस्लिम के, दरभंगा के खासकर नज़र नहीं आए। हाँ, लेकिन जो जवान चेहरे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो नज़र आए। और तेजस्वी को भी मैंने देखा उन पे भरोसा जताते हुए। सर, आपने जवान की बात की, युवा चेहरे की बात की। दरभंगा में हमने देखा कि वैश्य समाज से आने वाले राकेश नायक, जो राजद के महानगर अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी लगातार मेहनत कर रहे थे, चाहे समीर महासेठ हो या सुमन महासेठ हो। उनको लेकर बनिया समाज में काफ़ी कैंपेन किए। तो क्या प्रभाव उसका पड़ा आज के मतदान में? क्या उसमें जो है राजद के लिए कुछ माहौल बना पाए? देखिए, मैं आपको बिखराव की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं नाराजगी थी गोपाल जी ठाकुर से, कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में। और गोपाल जी का एक और भी जो लोग शहर में कभी वो ज़्यादा आए नहीं, लहरिया सा रहे तो रहे, और अपने क्षेत्रों में रहे, दिल्ली रहे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दरभंगा शहर में एक समय राजनीति बीजेपी की गोलबंद हुई थी, अशोक यादव और गोपाल जी ठाकुर की। और इन्होंने विरोध में काम किया था संजय सरावगी के। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुल के नहीं बोली जाती, पर्दे के पीछे से समझी जाती है। तो यहाँ पर्दे के पीछे का खेला हो गया। मतलब खेला हो गया है। खेला किसके साथ हुआ? खेला बीजेपी के साथ मुझे लगता हो गया। मुझे अपना, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन अगर जो ग्राफ है पिछले बार का 3.25 लाख वोटों का जो अंतर था, वो अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। उस अंतर को पाटना बहुत आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से वोट कास्ट हुआ है, जिस तरह से एक तरफ नज़र आ रहे थे वोटर, तो उत्साह में थे मोदी जी को लेकर के, लेकिन बहुत से वोटर होते हैं जिनको टर्न अप करना पड़ता है, क्योंकि बिहार में जातीय राजनीति भी बहुत बड़ी एक समीकरण है। आप मानिए या न मानिए, बिहार में बिना जातीय राजनीति के कोई चुनाव नहीं हो सकता है। उस जातीय राजनीति को कराने में राजद सफल नहीं। राजद के पक्ष में किन जाति को आप गोलबंद होते हुए देखे हैं इस चुनाव में? देखिए, मुस्लिम वोट सिद्दीकी साहब के समय भी बिखरा था। इस बार वो वोट मुझे एकजुट होता हुआ नजर आया। यादव वोट, चूंकि ललित यादव यादव कम्युनिटी से आते थे, यादव वोट जो बिखर गया था 40% के लगभग सिद्दीकी साहब के चुनाव में, वो वोट मुझे वापस आता नजर आया। सहनी वोट जो एकदम बीजेपी के हुआ करते थे पूरे के पूरे, वो मुकेश सहनी के आने से नजर आया कि वो टूट करके आरजेडी में उन्होंने वोट किया है। 20-30% उन लोगों ने वोट किया है। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल आप अगर मार्किंग करेंगे ना, तो हर जगह से कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते चलेंगे आरजेडी को। मतलब राजद ने खोया कुछ नहीं है, जो भी है पाया है। जैसे महानगर में आपने अभी राकेश नायक की बात की, समीर महासेठ की बात की। राकेश नायक ने झंझारपुर के प्रत्याशी समीर महासेठ, इससे पहले समीर महासेठ कर विधायक मधुबनी के, उन्होंने झंझारपुर के प्रत्याशी को यहाँ सुमन महासेठ को बुला लिया, समीर महासेठ को बुला लिया, रात रात कैंपेन किया। सूरी तेली का गढ़ दरभंगा, उन लोग के बीच में जा करके। ये सूरी समाज जो है या तेली समाज, बनिया समाज, इसको तो भाजपा का कैडर वोट माना जाता है। क्या लगता है इसमें बिखराव हो पाना संभव था? देखिए, यही तो एक सबसे बड़ी खास बात है। वोट बैंक में सेंध जिसको कहते हैं, फिर आप समझिए इस बात के समीकरण को। नगर विधायक संजय सरावगी, गामी जी या जो भी हो, वो एग्रेसिवनेस जो होता है, जो मैंने राकेश नायक में देखा, जो दृढ़ता देखी। मैं रात में आपको बता रहा हूँ, मैं जा रहा था लेट नाइट, मुझसे मुलाकात होगी राकेश नायक की, जिधर गामी जी का घर है उस इलाके में।
और सबसे खास बात आप देखिए, गामी जी के ठीक बगल में ही समीर महासेठ को उन्होंने बुला दिया। गामी जी से बड़े चेहरे हैं ना वैश्य बनिया समाज का समीर महासेठ, बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं। एक वैश्य समाज में, बनिया समाज में, बिहार में एक उनकी एक पहचान है। वैसे शख्स को गामी जी का वोट बैंक जो उनके अगर बीजेपी में फिर आरजेडी छोड़ के आए हैं, उनसे अगर प्रभावित वैश्य बनिया का वोट हो, उसके लिए इन्होंने ये काम किया। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अगर ललित यादव यहाँ से जीत कर संसद पहुँचते हैं तो उसमें एक बड़ी भूमिका राकेश नायक की भी रहेगी? देखिए, राकेश नायक की भूमिका तो मानना पड़ेगा, शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ी मानना पड़ेगा, लेकिन एक राकेश नायक ही घोड़ा नहीं है। इस बार जिस तरह से ललित यादव ने कैंपेनिंग की है, या जिस तरह से, मैं कोई बायस होके नहीं बोल रहा, कहीं बहुत दिनों बाद गैप एक नज़र आया, एक तुलनात्मक अगर आप गैप करें, जो बीजेपी का गढ़ था वहाँ बीजेपी को वोटिंग हुई है, लेकिन एग्रेसिव वोटिंग नहीं हुई है। किसी नेता को मैंने उस ढंग से नहीं देखा कि बहुत एग्रेसिव होकर वोट पोल करवा रहे हैं, इस तरह कहीं नहीं देखा। खास करके दोपहर में तो पूरा ही पूरा वैकेंट हो गया बूथ, चाहे किसी बूथ की, सीएम साइंस कॉलेज की बात कर लें आप, चाहे आप राम चौक महाराजी पुल पे जो बूथ है, चाहे आप गणेश मंदिर के बूथ की बात कर लें, चाहे आप जिस शुभंकरपुर बूथ की बात कर लें, किसी भी बूथ की आप जिसको आप कहा जाए, आप शिवाजी नगर बूथ की बात कर लें, कोई भी बूथ ऐसा नहीं था जहाँ पर, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। चलिए मुद्दों की बात करते हैं कि कौन से मुद्दे रहे जो यहाँ के चुनाव में प्रभावी रहे। आप सुबह से लगभग 7 बजे से हम देख रहे हैं कि आप मैदान में एक्टिव थे। मतदाताओं से जब आपने बात की तो कौन से मुद्दे थे? देखिए, मुद्दे तो कुछ भी नहीं नजर आए। नजर यहाँ पे आए एक सांसद की कमी, लोगों से, जो पूर्व अभी के सांसद हैं उनका लोगों से नहीं संवाद करना, और आपस में गुटबाजी, यहाँ बीजेपी की आपसी गुटबाजी जो रही, उस चीज़ को नहीं पाट पाए गोपाल जी ठाकुर। मोदी जी यहाँ आए थे 4 तारीख को, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट करना है, मोदी के हाथ को मजबूत करना है। तो क्या ये मुद्दा नहीं बन सका, राम मंदिर मुद्दा नहीं बन सका? देखिए, इस बारे में मैं आपकी बात काटूंगा नहीं, इसी बात का तो मैं बता रहा हूँ फिर आपको कि इस बार आपने गौर किया होगा, पहले के चुनाव में हम लोग देखते थे कि चाय चौक चौराहे, चाय पान की दुकान पे चुनावी चर्चा आम लोग करते थे। इस बार मुझे लगता है कि आप भी यहाँ कवरेज के लिए गए होंगे, आपने बहुत अच्छा कवरेज करके दिखाया, अपने व्यूअर्स को दिखाया है, चुनाव की एक एक खबर को बारीकी से आपने अपने चैनल पर दिखाया। मैं भी आपकी खबरों को देखता था। उस कंडीशन में कहीं भी आपको लगा कि मतदाता चुनावी चौपाल या चुनावी चर्चा कहीं कर रहे हैं चाय की दुकान पे? लोगों का तो कहना था कि ऐसा खामोश साइलेंट चुनाव तो पहले कभी देखा ही नहीं गया। ये जो खामोशी है ना, ये खामोशी किस ओर जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। क्या मोदी ब्रांड, मोदी नाम, राम मंदिर, मोदी का अपना कार्यप्रणाली, मोदी का चेहरा, क्या वो सामने है? इतनी गुटबाजी होने के बाद क्या मतदाता, जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मतदाता है, क्या ये जो बातें हुई हैं, अभी वोट का जो जिस तरह का रुझान आज देखने को मिला, जिस तरह से वोटिंग है, ये तो आने वाला 4 तारीख ही बताएगा क्या है। हम लोग एक आकलन कर सकते हैं कि जो ज़मीन पे नज़र आई हमें चीज़ें जो दिखी, हम एकदम नहीं बोल सकते हैं कि ललित यादव जीत रहे हैं या कोई, अगर टक्कर होगी भी तो इस वक्त को बता दें, 3.25 लाख का वोट का अंतर था, उसको भी पाटना महासमर को पार करना है। अगर हार जीत दरभंगा में होगी भी तो बहुत कम मार्जिन रहेगी, इस बात को आप ध्यान दीजिए। चलिए आखिरी सवाल की एज किसको है? एज मैं ललित यादव को दूंगा, मैं एज ललित यादव को दूंगा। और मोदी जी जब तक नहीं आए थे और आने वाले थे तब तक एज था गोपाल जी ठाकुर को, लेकिन तेजस्वी के यहाँ 5 दिन कैंप करने के बाद से पूरा का पूरा समीकरण ही तेजस्वी ने बदल डाला। खास करके उनको सिंपैथिक वोट भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिला, चूँकि यहीं पे वो घायल भी हो गए थे, जिसका तेजस्वी ने बहुत बेखूबी इस्तेमाल किया और उसको वोट बैंक में शायद तब्दील किया तेजस्वी यादव ने। तो वो एक जो ललित यादव का 6 बार का चुनाव का एक्सपीरियंस, तेजस्वी का यहाँ कैंप करना,
जो बिखरी हुई राजद थी, उस राजद का कुशेश्वर के चुनाव के बाद, तेजस्वी के आने के बाद यहाँ एकजुट हो जाना, सब गोलबंद हो गए। सबको लगा कि ये चुनाव मेरा है, तेजस्वी का चुनाव है। एक एक तेजस्वी ने उन लोगों को समझाया कि मैं अकेला हूँ और मेरे पीछे में बीजेपी के 20 लीडरान हैं जो चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेला पूरे बिहार में घूम के सभा कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें तेजस्वी ने जब उन लोग के सामने रखी, वो चीज़ें छन के हमारे पास भी आई कि तेजस्वी जब मीटिंग कर रहे हैं बंद कमरे में तो क्या बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं को क्या समझा रहे हैं। तो तेजस्वी ने इस काम को बेखूबी निभाया मिथिलांचल में इस बार कैंप करके, जिसका फायदा मुझे लगता है कि आरजेडी को डायरेक्ट मिला है, ललित यादव को डायरेक्ट मिला है वो। और आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ललित यादव आगे हैं फिलहाल? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं तो अभी मान रहा हूँ मोदी जी आगे, मैं तो अभी मान रहा हूँ मोदी जी आगे। अगर आपने मुझसे आकलन पूछा है, तो आकलन जो रेशियो है, बीजेपी के लीडरान का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होना और आरजेडी के जो भी नेता थे, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। उदय शंकर यादव हैं आरजेडी के, ललित यादव ने उनको इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि जिलाध्यक्ष है वो। उदय शंकर यादव का सिर्फ एक पोस्ट आया था, उन्होंने कुछ पोस्ट किया था, खुद वो भी चुनाव में लड़ना चाहते थे, टिकट लेना चाहते थे, फिर उनका पोस्ट आया, वायरल हुआ वो। तो वो उसके बाद मैंने जहाँ भी गया आरजेडी के, मैंने जब भी कवरेज किया, उदय शंकर यादव नज़र तो आए, लेकिन उस फ्रेम में नज़र नहीं आया जो हक उनको मिलना चाहिए था, जो अध्यक्ष के नाते उनको होना चाहिए था। तो उनको भी तेजस्वी यादव ने शांत कर दिया। तो एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी लेकर के, क्योंकि आपको बता देता हूँ कि जब इस वक्त लालू यादव की सत्ता बिहार में हुआ करती थी, और लालू यादव की जब सत्ता उनके हाथ से फिसलने लगी, तो मिथिलांचल ने ही लालू यादव जी की इज्जत बचाई थी। बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था राजद का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और फातमी साहब की लड़ाई जग जाहिर है, सबको पता है, 2 गुट हुआ करते थे। उस लड़ाई का खामियाजा राजद को भुगतना पड़ा। और आपको बताता हूँ, मैं दरभंगा विधानसभा के नहीं बता रहा हूँ, राजद का ये मिथिलांचल जिसको आप कहते हैं, आप कटिहार, पूर्णिया, इधर सारा कुछ ले लीजिए, ये सारा का सारा राजद का बहुत ही कद्दावर गढ़ हुआ करता था, वो बिखरते चला गया था। और अब कहीं ना कहीं वो जुड़ता नजर आ रहा है। एकदम आपने सही कहा। तो चलिए, ये थे सुभाष शर्मा, जिन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं अगर अभी की मौजूदा परिस्थिति की बात की जाए तो ललित यादव को एज है, लेकिन अभी फैसला नहीं सुना सकते हैं। शुक्रिया।